Now we will discuss the short questions that are present in your book. So the first short question is, why are the following scientists famous for? तो जाबर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं क्योंकि इन्होंने पहली बार केमिस्ट्री के अंदर इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं उनके अपरेटस डिजाइन करना, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने और एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर कोई प्रूफ देना, वो जाबर बिन हयान ने दिया था। तो दैट्स वाई उन्होंने जो था वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी थी। यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स वगैरह थे उनके रिलेटेड। सेकंड है अब्दुल मालिक असमाई। असमाई जो थे ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने जोलॉजी, बॉटनी और एनिमल हस्बेंड्री जो थी वो उनके अंदर स्टडी किया था। फिर इसके बाद बो अली सीना। बो अली सीना को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो था वो फिजिशियन थे, ये फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो था वो बुक्स लिखी थी मेडिसिन के ऊपर। तो इनकी जो फेमस बुक थी उनमें द बुक ऑफ हीलिंग एंड कैनन ऑफ मेडिसिन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्टडी ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स को कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सटर्नली देखो तो उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस होगी वो उसकी मॉर्फोलॉजी होगी। लेकिन अगर हम लोग उसके इंटरनल अपेयरेंस की बात करें, एंड बाय इंटरनल अपेयरेंस आई मीन कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, तो वो सब जो है वो एनाटमी में स्टडी की जाती है और एनाटमी को हम लोग इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है उनको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो से याद रखें, मैक्रो मीन्स लार्ज, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है उनको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। सिक्स्थ है बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स या उनके ऑर्गन्स को यूज किया जाता है टू डेवलप द प्रोडक्ट्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन। यानी इंसानों के लिए जो चीज़ें बेनिफिशियल होती है वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्रिएट करते हैं। जैसे इंसुलिन जीन जो है वो उसको हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके उसके हम लोग इंसुलिन हार्मोन प्रिपेयर करते हैं, सर्टेन हार्मोन, सर्टेन मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स। तो ये तमाम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज होती है। इम्यूनोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच है जो कि एनिमल्स या लिविंग थिंग्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्टडी करती है। डी है हमारे पास जेनेटिक्स एंड सोशियो बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड सोशियो बायोलॉजी एज द नेम शो के सोशल मीन्स कि जो बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग थिंग्स होती हैं उनका सोशल बिहेवियर, वो इन्वायरमेंट में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, वो जो है वो स्टडी हम लोग सोशियो बायोलॉजी में कहते हैं। ई है ऑर्गन एंड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गन मीन कि जो बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट वगैरह, उनको हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं। लेकिन जो सेल के अंदर सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो सेल के अंदर एक खास फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास है हाउ बायोलॉजी इज लिंक्ड विद अदर साइंसेस। यानी हम लोगों ने देखा है कि जो बायो है वो डिफरेंट साइंसेस या डिफरेंट फिजिकल साइंसेस के साथ जो है वो इंटर रिलेटेड है। जैसे बायो और केमिस्ट्री कंबाइन होकर बायो केमिस्ट्री बनाती है, इसी तरह बायो और फिजिक्स जो है वो कंबाइन होकर बायो फिजिक्स बनाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्टेन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कुछ फिनोमिनास या कुछ प्रिंसिपल दूसरी साइंसेस से यूज होते हैं। जैसे अगर मेरे आर्म्स की जो मूवमेंट है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, तो क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के अंदर हो रही है सो दैट्स वाई इसको हम लोग बायो फिजिक्स की ब्रांच में स्टडी करेंगे। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स को कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये कैसे क्रिएट होते हैं, वो सब जो है हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो क्योंकि ये लिविंग थिंग के अंदर हो रहा है सो दैट्स वाई इसको हम लोग बायो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कॉलोनियल का वर्ड देखो कि कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। उस कॉलोनी के अंदर हर ऑर्गेनिज्म अपना अपना काम जो होता है ये अपने बॉडी फंक्शंस खुद कैरी कर रहा होता है और कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक सिंगल बॉडी होती है वो ट्रिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से क्रिएट होती है और उस वजह से हर सेल जो होता है वो अपना एक खास स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और सेल्स एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड या इंटर डिपेंडेंट होते हैं फॉर सर्टेन फंक्शंस। फिर हमारे पास है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है? अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर बेसिकली आर्ट है कि हम लोग जो है वो क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि गार्डनिंग और क्रॉप्स वगैरह कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं।
तो अब इसकी वजह से हम लोग जो होता है, ये साइंटिस्ट जो होते हैं, ये हॉर्टिकल्चर के जो लोग स्टडी करते हैं, वो एग्रीकल्चर फार्मर्स को जो होता है वो हेल्प कर सकते हैं कि वो कम इलाके पे कैसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी रूफ गार्डनिंग होती है या गार्डनिंग के जो है एफिशिएंट वेज और एफिशिएंट मेथड्स वगैरह, वो सारे हॉर्टिकल्चर में स्टडी किए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई स्मॉल एरिया पे ज़्यादा फूड को प्रिपेयर करना हॉर्टिकल्चर वगैरह के जो साइंटिस्ट होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर है हमारे पास व्हाट इज meant बाय डिवीजन ऑफ लेबर अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक सर्टेन स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उनके अंदर जो काम होता है वो कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि जैसे हमारे पास जो मसल सेल्स हैं, दे आर डिजाइन फॉर द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। उनको इसके अलावा कोई और काम नहीं है। अब क्योंकि उनका सारा काम जो है वो ध्यान इसी के ऊपर है, तो उनको फूड की सप्लाई, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई देना दूसरे सेल्स का काम है, जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो अपना काम करेंगे और जो मसल सेल्स है वो अपना काम करेंगे, लेकिन मसल सेल्स को फूड के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए रेड ब्लड सेल्स पे डिपेंडेंट होना है। तो इस तरह से जो ह्यूमन बॉडी होती है या जो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, उसमें हर सेल जो होता है वो अपना काम कर रहा होता है और दूसरा सेल जो होता है वो उसके बकाया काम में उसे हेल्प आउट कर रहा होता है। और हर सेल या हर टिश्यूज जो होते हैं वो दूसरे सेल्स और टिश्यूज पे डिपेंडेंट होते हैं अपने दूसरे फंक्शंस के लिए। इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज।